एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम आवास पर हुई बैठक। पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन करने पर भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम में उत्तर भारत की पहली 128 स्लाइस्ड डिजिटल पीटी-सीटी मशीन ओमनी लीजेंड का किया उद्घाटन। कहा, प्रिवेंटिव स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने की जरूरत। कड़ी सुरक्षा के बीच देश भर में नीट यूजी 2025 की परीक्षा आयोजित। देश के 550 शहरों में बने 5000 केंद्रों पर हुई परीक्षा। और प्रदेश भर में हाल ही में हुई बारिश से तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में अधिकतर हिस्सों में बारिश की जताई संभावना। किसानों को कपास की बिजाई न करने की दी सलाह। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। यह मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिस तरह से इस समय पहलगाम हमले के बाद तनाव की स्थिति है, सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री और एयर चीफ मार्शल के बीच पहलगाम हमले को लेकर बातचीत हुई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तमाम तरह की बैठकें हो रही हैं। भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कड़े कदम उठा रही है। पहलगाम आतंकी हमले को 12 दिन हो चुके हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सेना प्रमुखों से बैठक कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बॉर्डर पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार पाक सेना ने फायरिंग की। पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के छोटी हथियारों से गोलीबारी की। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। राजस्थान के श्री गंगानगर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सूत्रों के अनुसार श्रीगंगानगर इलाके में बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया। पाकिस्तानी रेंजर से पूछताछ चल रही है ताकि उसके इरादों का पता लगाया जा सके। यह कार्रवाई उस समय की गई जब पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों के अनुसार बीएसएफ के जवान सीमा पर गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने संदिग्ध गतिविधि देखी। सतर्क जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया। घटना के बाद श्रीगंगानगर और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। बीएसएफ ने अतिरिक्त चौकसी बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियां भी इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत की पहली 128 स्लाइस्ड डिजिटल पीटी-सीटी मशीन ओमनी लीजेंड का गुड़गांव में उद्घाटन किया। साथ ही महाजन इमेजिंग एंड लैब्स में अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रिवेंटिव स्वास्थ्य सुविधा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना केवल स्वास्थ्य विशेषज्ञों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। Focus is on preventive health care, which is not only a responsibility of the medicos and the medical professionals. I think it's more of a national responsibility also. More so in the context when Prime Minister Modi keeps reminding us that for making of Viksit Bharat, we need to channelize the energies of each and every citizen. And in a country like India, where more than 70% of the population is below the age of 40, so how can we afford this vital energy and vital potential to be squandered away at the altar of preventable diseases?
देश भर के मेडिकल कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए आज नीट यूजी परीक्षा 2025 का आयोजन किया गया। परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया गया। इस बार परीक्षा के लिए 22,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। नीट परीक्षा के लिए 500 से अधिक शहरों में 5,453 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पिछले साल नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आने के बाद एनटीए ने इस बार सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए। इस बार 90% से अधिक परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बनाए गए और इन केंद्रों की जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर त्रिस्तरीय निगरानी की गई। प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट पुलिस एस्कॉर्ट के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए गए और हर परीक्षा केंद्र के निरीक्षण के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान या फिर बाद में किसी भी प्रकार के कदाचार मिलने पर अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कदाचार मिलने पर अभ्यर्थियों को 3 साल तक एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने से रोका जा सकता है। साथ ही एक साथ सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत भी उनके खिलाफ आपराधिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी ने अफवाह और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की सलाह दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूटी 2025 के बारे में अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की सलाह दी है। वहीं एनटीए ने परीक्षा से संबंधित भ्रामक और झूठी जानकारी फैलाने वाले 165 से अधिक टेलीग्राम चैनलों और 32 से ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। यह कार्रवाई एनटीए की सस्पिशियस क्लेम्स पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई है। यह कार्रवाई गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय टीम के साथ मिलकर की गई है। एनटीए के सभी छात्रों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या किसी संस्था के झांसे में न आएं। परीक्षा या दाखिले को प्रभावित करने का दावा करने वाले मध्यस्थों से दूर रहें। केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही विश्वास करें। एनटीए ने कहा कि जो भी व्यक्ति या समूह छात्रों को धोखे में रखता है और मेडिकल सीट दिलाने का झूठा वादा करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर प्रदेश भर में भी नीट यूजी 2025 परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। अंबाला छावनी में भी आज विभिन्न स्थानों से छात्र नीट की परीक्षा देने पहुंचे। छावनी के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया, जहां पर पुलिसकर्मी मुस्तैदी के साथ तैनात रहे। परीक्षा देने आए विद्यार्थियों को जांच के बाद केंद्र के अंदर भेजा गया। इससे पहले ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नीट परीक्षा को लेकर पूरी सुरक्षा की गई है। वहीं परीक्षा देने आए विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे परीक्षा में अच्छे अंक लेकर पास होंगे। और घड़ी वगैरह, लड़कियों के कोई कानों के बालियां होती हैं, उनको उतरवाकर सारी तलाशी लेकर अंदर जाने दे रहे हैं। और अंदर भी एक बार इनकी चेकिंग हो गई है, उसके बाद बच्चे पेपर दें। बच्चा अगर भी कभी पेपर होता है तो ये चीजें पहन के ना आए, अपने घर ही उतार के आए। जैसे कि कानों की बालियां होती हैं और बालों में क्लिप वगैरह लगे होते हैं, ये सारे उतार के ही आए ताकि इनको कोई परेशानी ना हो। तैयारी सर अच्छी है, देखते हैं पेपर कैसा आएगा, उसके बाद पता चलेगा पेपर में जाके। डर सा तो होता ही है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 साल तैयारी करी हमने, क्या आएगा पेपर, वो सब अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी है सर, बाकी पेपर में देखते हैं। बस 1 साल की मेहनत है तो अच्छे से करनी है। तो क्या लग रहा है कि आप पेपर कैसे देंगे? बस अच्छा होगा, पिछली बार भी दिया था मैं तो अब की बार तो अच्छा सोच रहा। वहीं कुरुक्षेत्र जिले में नीट यूजी की परीक्षा के लिए कुल 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न हुई। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मथाना के प्रिंसिपल बस्ती राम ने बताया कि हमारे केंद्रीय विद्यालय में बने 408 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए परीक्षा केंद्र पर सभी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। सेंटर नंबर 2310 है और टोटल विद्यार्थी यहाँ पे 408 हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरा कोऑपरेशन है। बायोमेट्रिक और फिनिशिंग अच्छी तरह से की गई और विद्यालय में जितना भी अरेंजमेंट पानी पीने का, बैठने का बच्चों को अच्छी तरह से किया गया है।
मुंबई में चल रहे विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेव्स का आज समापन होगा। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वेव्स में कई सत्रों व पैनल चर्चाओं का आयोजन किया गया। 1 मई से शुरू हुए इस शिखर सम्मेलन में देश और दुनिया की दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। मनोरंजन जगत के कई चर्चित चेहरे भी इस समिट का हिस्सा बने। 60 से अधिक प्रतिनिधि मंडल ने इसमें भाग लिया। वेव्स के माध्यम से भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को नई ऊंचाइयां मिली। साथ ही साथ भारत की रचनात्मक और सांस्कृतिक क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना और मीडिया व मनोरंजन उद्योग में भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने पर फोकस किया गया। वेव्स से भारतीय और वैश्विक हितधारकों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान, संवाद और सहयोग को भी बढ़ावा मिला। शिखर सम्मेलन में आज भी वीएफएक्स फिल्मों से संबंधित मास्टर क्लास होगी, तो साथ ही साथ चेंजिंग डायनामिक ऑफ एबीजीसी एक्सआर सेक्टर एन इन ARI ईरा विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल स्कल्टिंग एंड फिल्म मेकिंग यूजिंग मोबाइल कैमरा पर वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। वहीं वेव्स 2025 प्रसार भारती पवेलियन दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसका आज अंतिम दिन है। वेव्स समिट में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वेव्स समिट आमजन के लिए कभी न देखे जाने वाले अनुभव को लेकर आया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यहाँ की ऊर्जा गजब की है। ये दुनिया अलग है। ये है वेव समिट 2025, जहां एक के बाद एक अनुभव दर्शकों को देखने को मिल रहे हैं। विभिन्न राज्यों के पवेलियन, गेमिंग एरिनास, इमर्सिव जोन, छात्र इनोवेटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, आम जन बड़ी संख्या में वेव समिट में पहुंच रहे हैं। यादों को समेटे नई तकनीक के साथ ताल मिलाता प्रसार भारती पवेलियन भी बड़ी संख्या में सितारों और दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। छत्रपति संभाजी नगर में हम कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके काम कर रहे हैं म्यूजियम्स का, तो उस हिसाब से ये पवेलियन जो है हमने अभी जो देखा है तो वो हमको बहुत यूजफुल होगा। वहाँ पे वो जो आप देख रहे हो ना, वहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा एंड इट कन्वर्टेड, मतलब उन्होंने मेरा नाम कन्वर्ट किया ब्राह्मी स्क्रिप्चर में। बहुत अच्छा लगा मैंने। और ये पवेलियन सेंटर वाकई बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा। ये हमने कई मीडिया हाउसेस देखे हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री देखी, फिल्म इंडस्ट्री देखी, और जियो कन्वेंशन सेंटर में जो वेव्स का ये आयोजन किया ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये अपने आप में अनोखा है। मोदी जी ने जो भी इनिशिएटिव ये लिया है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के, और बहुत आगे और ऐसे भी होता रहे, वेव्स हमारे यहाँ ही होता रहे तो ही बहुत अच्छा मतलब है। वेव मंच है सपनों को साकार करने का, युवाओं को नए अवसर देने का। यहाँ की चकाचौंध दर्शकों की आंखों में साफ नजर आ रही है। मैंने काफी स्टॉल घूमे, मेटा, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इवन प्रसार भारती का भी स्टॉल बहुत बढ़िया है, और इससे बहुत अवेयरनेस यूथ में आ गई है, इंक्लूडिंग आई एम अ सीनियर सिटीजन, सो आई हैव ट्राइड ऑल द AI बेस्ड एप्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि ऐसे स्टॉल, ऐसे जो एग्जीबिशन साल में 2 बार एटलीस्ट होना चाहिए। मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में चल रहे 4 दिवसीय वेव समिट में कल दिल्ली के कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री कपिल मिश्रा ने हरियाणा पवेलियन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के महानिदेशक KM पांडुरंग से मुलाकात की। पांडुरंग ने उन्हें हरियाणा फिल्म पॉलिसी की प्रति भेंट की। कपिल मिश्रा ने हरियाणा पवेलियन की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई नई पहल अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन रही है। हरियाणा पवेलियन में सरकारी योजनाओं के साथ साथ हरियाणा फिल्म पॉलिसी का बेहतरीन प्रस्तुतिकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की नई फिल्म पॉलिसी से न केवल हरियाणा के कलाकारों और युवाओं को लाभ मिलेगा, बल्कि फिल्म उद्योग को भी इसका फायदा होगा। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण साइट्स पर फिल्म शूट करने के लिए समयबद्ध ढंग से स्वीकृति दी जा रही है और हरियाणा में फिल्म शूट करने वाले निर्माता निर्देशकों को सब्सिडी का लाभ देने की जो फिल्म पॉलिसी बनाई गई है वह बहुत सराहनीय है।
करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई। इस दौरान विनय के दादा, माता पिता, पत्नी, बहन के अलावा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी एवं राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने लेफ्टिनेंट विनय की फोटो पर पुष्प अर्पित किए। वहीं विधायक जगमोहन आनंद ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का शोक संदेश पढ़कर सुनाया। मुख्यमंत्री ने शोक संदेश में कहा कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल सबके लिए सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि यह बेहद दुखद पल है, एक ऐसी घटना जिसने हम सबको ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। शहीद के सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर सेना के नियमों के हिसाब से फैसला होता है, परंतु सीएम सैनी ने इस पर गंभीरता दिखाई है। जिसमें बहुत से निर्दोष हमारे नागरिक मारे गए, उसमें विनय भी हमारा बेटा, वो भी उनमें से एक था। हम पूरे समाज के नाते भी, सरकार के नाते भी पूरे तरीके से परिवार के साथ हैं और साथ ही साथ मैं प्रभु से भी कामना करता हूं कि परिवारजनों को, सभी सगे संबंधियों को ये दुख सहने की शक्ति दे। विनय एक वीर सपूत हमारे देश का था, हमारा गौरव था, हमारे क्षेत्र से था और एक जीवन की शुरुआत हुई थी और जीवन की शुरुआत होते ही जो आज हम बिटिया को देखते हैं, हिमांशी को देखते हैं, तो वास्तव में आत्मा हिल जाती है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम हर तरीके से परिवार के साथ हैं और जो परिवार का दुख है वो हमारा दुख है। वहीं सुमन सैनी ने विनय को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि बेटी हिमांशी बहुत हिम्मत वाली है और एक पत्नी के लिए भावुक पल है जिसे मैं शब्दों में नहीं कह सकती। हर घर में विनय नरवाल जैसा पुत्र पैदा होना चाहिए। विनय नरवाल को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को सहन करने की शक्ति दे और इस घटना की जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। और मैं परिवार को यही कहूँगी, उनके माता पिता, दादा दादी और बेटी हिमांशी और उनकी बहन को, कि इस घर से ऐसा वीर पुत्र ने जन्म लिया है। मैं उनको साधुवाद देती हूँ कि भगवान उनको इस मई महीने की शुरुआत से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अधिकांश क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पारा 42 डिग्री से गिरकर वर्तमान में 35 डिग्री के आसपास है। रात्रि तापमान भी 27 डिग्री सेल्सियस से लुढ़क कर 23 डिग्री सेल्सियस तक आ पहुंचा है। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खिच्चड़ ने बताया कि पिछले 3 दिनों से मौसम बदलाव आया हुआ है। उन्होंने 3 दिन में पश्चिम विक्षोभ आने की संभावना जताते हुए कहा कि आज भी पश्चिम विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से सुबह से मौसम बदला रहा। 6 मई को भी एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना बन रही है। 7 मई के बाद दोपहर मौसम साफ हो जाएगा। अगले 2 दिन भी हरियाणा के अधिकतर क्षेत्रों में छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। वो है 1 मई देर रात्रि के बाद में पश्चिम विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण उसके कारण हरियाणा में ज़्यादातर क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश और कहीं तेज़ बारिश भी देखने को मिली है। और ये लगातार, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ लगातार 3 आने की संभावना पहले भी हमने जताई थी और उसके बाद में आज मान लो आज भी पश्चिम विक्षोभ का एक आंशिक प्रभाव के कारण सुबह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और 6 तारीख को भी पश्चिम विक्षोभ और आने की संभावना। इस प्रकार लगातार ये आज 4 मई हो गई है और 6 मई तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। 7 मई को दोपहर बाद में मौसम साफ होने की संभावना बन रही है। टेम्परेचर जो पहले 42 डिग्री के आसपास तक भी पहुंच गया था, अभी 35 डिग्री के आसपास है। लगभग 6-7 डिग्री टेम्परेचर पिछले 3 दिनों में गिरावट देखने को मिली है और रात्रि तापमान भी जो 26-27 पे ही आ गया था डिग्री सेल्सियस, वो अभी 23 डिग्री सेल्सियस पर है। मौसम वैज्ञानिक मदन लाल ने बताया कि जून के मध्य से पहले पश्चिमी विक्षोभ का असर ज्यादा दिखाई देता है। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि 2 दिन कपास की बिजाई करने से बचें। छिटपुट बूंदाबांदी से जमीन में नमी की अच्छी मात्रा बनी हुई है जो कि कपास की बिजाई में बेहतर कार्य करेगी। मौसम साफ होने पर ही किसान कपास की फसल की बिजाई करे।
कि अभी 2-3 दिन और मौसम रहेगा ऐसा, और किसान भाई खासतौर पर क्योंकि अभी नरमा कपास की बिजाई का समय है, तो अभी तो उसमें ये बारिश काम भी आएगी, क्योंकि नमी काफ़ी अच्छी आई है और उम्मीद करता हूँ 2 दिन और अच्छी बारिशों की संभावना है। तो कहीं नरवाना के नव स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंडर 20 के समापन अवसर पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नरवाना के लोगों ने प्रतियोगिता का सफल आयोजन और मेजबानी की है, जो प्रशंसनीय है। यहाँ की विजेता टीम नेशनल खेलने भोपाल जाएगी। हरियाणा की धरा मेडल की धरा है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को उज्ज्वल भविष्य और भोपाल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं पंजाब से पानी के विवाद पर उन्होंने कहा कि पानी को लेकर पंजाब से इतना बड़ा विवाद नहीं था जितना पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐसे बयान देकर बना दिया है। सभी राज्य एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ते हैं। मेडल की धरा है और सभी खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल हो, तरक्की में हो, ये स्वस्थ रहें और देश और प्रदेश का नाम इस प्रकार से रोशन करते रहें। इस कामना के साथ मैं इस कार्यक्रम की सभी लोगों को बधाई देता हूं। ऐसे उलूल जुलूल बयान देकर देश की शांति और तरक्की के अंदर एक बाधा डालने का काम कर रहे हैं, और इतना बड़ा विवाद था नहीं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पानी का क्राइसिस हुआ है, पहले भी होता है, एडजस्टमेंट होती हैं, क्योंकि वी आर फेडरल स्टेट और एक दूसरे का सहयोग करके हमें आगे बढ़ना होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हरियाणा भी पंजाब को देता है, हिमाचल भी देता है, राजस्थान भी देता है, परंतु भगवंत मान एक दिल्ली के चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा उनको तकलीफ है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी हम जा रहे हैं। वहीं खिलाड़ियों ने कहा कि जिस प्रकार हमने यहां पर अच्छा प्रदर्शन किया है, उसी तरह हम भोपाल जाकर अच्छा प्रदर्शन कर अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। में 3rd मेडल मिला है। मैं अब आगे भोपाल जाऊंगी और आगे अपना बेस्ट करूंगी। और अभी एप्टा में सिल्वर मेडल मिला है और अभी तो मेरे इवेंट अभी सितंबर में है, उसमें मुझे अच्छा करना होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने आज कैथल में भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान बडौली ने यहां एक पुस्तकालय का उद्घाटन भी किया। पत्रकारों से बातचीत में बडौली ने कहा कि भगवान श्री परशुराम ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अहम भूमिका निभाते हुए समाज की रक्षा की। आज युवाओं को हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी है। इस पुस्तकालय से युवाओं को अधिक से अधिक ज्ञान मिलेगा और वह अपने जीवन में तरक्की करेंगे। शिक्षा पहला आधार है। शिक्षा के आधार पर ही समाज में परिवर्तन हो सकता है। समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन समाज का भला और विकसित भारत का जो संकल्प है वो शिक्षा से ही पूरा होगा। और यही हमारी सरकार का, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी लक्ष्य है कि जब आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएंगे उस समय ये देश विकसित राष्ट्र बने। और इस प्रकार से जो धार्मिक संस्थाएं हैं, सरकार अपने स्तर पर काम करती है, लेकिन बहुत सारे धार्मिक संगठन इस प्रकार से आज़ादी से पहले भी इसी प्रकार से धार्मिक कार्यक्रमों में जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने काम किया है और ये संस्था भी इसी प्रकार का काम कर रही है। वहीं पंजाब से पानी के विवाद को लेकर एक सवाल के जवाब में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा का पानी रोककर पंजाब आपकी सरकार दिल्ली में हुई अपनी हार पचा नहीं पा रही है और इस प्रकार के राजनीतिक स्टंट कर रही है। पानी किसी से रुकेगा नहीं, पानी पर सभी का अधिकार है। बीबीएमबी बोर्ड है, एक स्वायत्त संस्था है जो उसको देखरेख में काम करती है, लेकिन केजरीवाल के इशारे पर आम आदमी पार्टी की सरकार एक राजनीतिक उद्देश्य लेकर, ये राजनीतिक स्टंट है उनका, सारा आकलन करते हुए उस जल का बंटवारा होता है, उसमें कोई राजनीतिक नहीं होती। ये तो पूरे साल होता है, वर्षों से चला रहा है, लेकिन अब गर्मी का टाइम है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की हार हुई है, वो हार वो पचा नहीं पा रहे हैं और अपनी जेब में बिठाने के लिए इस प्रकार का एक राजनीतिक स्टंट, क्योंकि दिल्ली में भी इसी प्रकार से उन्होंने प्रयास किया था। हरियाणा की जनता पर आरोप लगा था, हरियाणा के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा था कि यमुना नदी में जहर मिलाने का काम किया है।
गुरुग्राम में पिछले दिनों हुई बेमौसमी बारिश से जगह जगह पानी भरने के बाद उद्योग व वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को ऐसे स्थानों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि जल भराव वाले स्थानों पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए, उसके मोबाइल नंबर पब्लिक डोमेन में अवश्य शेयर किए जाएं ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित क्षेत्र के नागरिक उनसे सीधे संपर्क कर सके। उन्होंने कहा कि मानसून में गुरुग्राम जिला जल भराव मुक्त रहे व लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हम सभी को सामूहिक रूप से अगले 2 महीनों में धरातल पर गंभीरता से कार्य करना होगा। में यहाँ पॉइंट चौक होंगे, तो अभी सभी सरकारी अधिकारियों को, चाहे जीएमडी हो चाहे नगर निगम के अधिकारी हो, उनको ये निर्देश दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि भाई इन पॉइंटों का आप देख रेख करो। अभी हमारे पास 2 महीने का समय है और 2 महीने में भी हम इन पॉइंटों की देख रेख नहीं कर पाए और पानी की व्यवस्था निकासी की नहीं कर पाए तो फिर इससे ज्यादा प्रशासन फेलियर नहीं होगा। अभी तो आज तो 19 ही पॉइंट देख रहे हैं, टोटल 100 से ऊपर जगह है गुरुग्राम में जहाँ जल भराव होता है। जितने एसडीओ जितने 1 या 2 या 3 पॉइंट एक को देख के सबके नाम लिख के बाकायदा कि इन पॉइंटों की जिम्मेवारी फला एसडीओ की, फला जेई की, फला एक्शन की होगी। आने वाले समय में यदि वहाँ जल भराव होता है तो वो कर्मचारी रिस्पॉन्सिबल होगा कि मेरे इलाके में यहाँ जल भराव हुआ, मेरे पॉइंट पर हुआ, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। मंत्री के निरीक्षण दौरे में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में काफी संख्या में मीट की दुकानें हैं जो कि अपनी दुकानों के कूड़े को सीधे ड्रेनेज अथवा सीवरेज में डाल रहे हैं, जिससे ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होने के साथ साथ बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। मंत्री ने लोगों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अगले 1 महीने में ऐसे स्थानों पर सभी अवैध मीट की दुकानों को बंद करवाएं। निर्वाचन आयोग एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप ECI NET की शुरुआत करेगा जो चुनाव संबंधी सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराएगा। यह ऐप निर्वाचन आयोग की मौजूदा 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लीकेशनों को एक साथ लाएगा। यह मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों के लिए एक नया डिजिटल इंटरफेस होगा। इससे उपयोगकर्ताओं को ढेर सारी ऐप डाउनलोड करने से राहत मिलेगी। यह ऐप डेस्कटॉप पर या स्मार्टफोन पर चुनाव संबंधित जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव क्रॉस कंट्री रेस में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोग एक राष्ट्र चुनाव के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि लोग अब कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होना चाहिए। यहाँ के बच्चे, यहाँ के जवान, यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, बेटे बेटियां आवाज बुलंद कर रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। मुख्यमंत्री हरियाणा सम्मान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना के तहत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में कक्षा 5वीं से 12वीं में मान्यता प्राप्त 600 से 89 निजी विद्यालयों में गरीब परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी है। शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि मौलिक शिक्षा निदेशालय द्वारा निजी विद्यालयों द्वारा दर्शाई गई सीटों पर दाखिला छात्रों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर 15 मई तक लाइव कर दिया गया है। उक्त लिंक तथा MIS पर छात्रों का विवरण 15 मई तक अपडेट करवाने बारे संबंधित विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं। इस बारे में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी विद्यालयों से डाटा अपडेशन की दैनिक रिपोर्ट प्राप्त कर शिक्षा निदेशालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ताकि डाटा अपडेशन अनुसार दाखिल छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति राशि का क्लेम विद्यालयों को जारी किया जा सके। प्रवक्ता ने बताया कि चिराग योजना के तहत कक्षा 5वीं से 12वीं में सहमति प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा 15 से 31 मार्च तक छात्रों के आवेदन प्राप्त करने हेतु तथा 1 से 30 अप्रैल 2025 तक दाखिले की प्रक्रिया संपन्न की जानी थी। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम की कपाट खुलने के बाद आज भक्तों के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट भी विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों से सजाया गया है।
श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। हजारों भक्त इस अद्भुत पल के साक्षी बने। मंदिर परिसर में सुबह 5:30 बजे से पूजन शुरू किया गया और 6 बजे कपाट दर्शन के लिए खोल दिए गए। इस खास अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उन्होंने पूजा अर्चना कर भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान बद्रीनाथ मास्टर प्लान का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर देश प्रदेश के श्रद्धालुओं को बधाई व शुभकामनाएं दी। सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर टिहरी राजवंश की खास भूमिका रहती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान बद्री विशाल के दीपक का तेल टिहरी राज परिवार के द्वारा ही पिरोया जाता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर देश प्रदेश के हजारों श्रद्धालु बद्रीनाथ जी के दर्शन के आतुर दिखे। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ आकर उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। ये जो है और जो कपाट उद्घाटन की तिथि होती है वो राज्य दरबार से निकाली जाती है। कपाट खुलने के बाद करीब 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंचे। श्रद्धालु अगले 6 महीने तक भगवान बद्रीनाथ विशाल के दर्शन कर पाएंगे। इससे पहले 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री, यमुनोत्री धाम और 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।